Assalamualaikum guys, welcome back to the Accountancy Union. चैप्टर 9 के क्वेश्चंस करके हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 के 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग आगे चलते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस सबसे पहले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 से स्टार्ट करते हैं। JHG sells computer. It has a large number of competitors within this market. It has recently cut its prices and now selling at a price which is significantly below those of its rival. GHG believes that it will be difficult for any other company to match its new pricing structure. Which Porter's five forces would strategy not help to deal with this? कौन सी पोर्टर की स्ट्रेटेजी है जो इसमें कोई हेल्प नहीं करेगी? तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे सेलर अपनी प्राइस कम कर रहे हैं, तो सेलर प्राइस कम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि और दूसरा कोई भी कंपनी इतनी प्राइस कम नहीं कर सकेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी, यानी कि सॉरी, हेल्प क्या, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, पावर ऑफ सप्लायर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी ने क्या किया कि प्राइस इतनी कम कर दी है कि बाकी कोई कंपनी भी इतनी नहीं कम कर पाएगा। देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 है, विच वैल्यू चेन एक्टिविटी रिलेट्स टू हाउ द फर्म इज ऑर्गेनाइज्ड, फॉर एग्जांपल वेदर द परचेजिंग परचेजिंग इज अंडरटेकन सेंटरली। सेंटरली का मतलब ये है कि एक ही जगह पे परचेज सारी ब्रांचेस के लिए करना। वो कह रहा है कि कौन सी वैल्यू चेन की एक्टिविटी जो है वो रिलेट करती है इसके लिए, कौन सी वाली रिलेट करेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका अब जैसे हमने पीछे एक्टिविटीज में पढ़ा था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी कि आपका पूरे तीनों चारों ब्रांचेस के लिए एक ही जगह पे आप परचेजिंग कर रहे हो। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तो है ही परचेजिंग का डिपार्टमेंट। तो हमने ये देखना है कि एक्टिविटी कौन सी है, वैल्यू चेन की एक्टिविटी, तो एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में हमने क्या देना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, ऑपरेशंस तो नहीं हम कह सकते, इनबाउंड लॉजिस्टिक भी नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो पोर्टर्स की सेकेंडरी, तो ऊपर जाके आपने वापस देखना है कि पोर्टर की प्राइमरी एक्टिविटीज क्या थी और सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या थी। यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी वाली सेकेंडरी एक्टिविटीज है। तो प्रोक्योरमेंट सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट सेकेंडरी एक्टिविटीज। उसके बाद 10 है, when analyzing its strategic position, an organization may use one several models including। जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पोजीशन एनालाइज करनी होती है कि हम लोग अच्छी जगह पे हैं, यानी कि हम लोगों की कंपनी अच्छी है या नहीं, तो पोजीशन एनालाइज करने के लिए कौन सा मॉडल इंक्लूड होगा, उसको हमने देखते हुए ये वाले एनालिसिस हैं। स्वॉट है, फाइव फोर्सेस मॉडल है, पेस्ट है, वैल्यू चेन है। अब वो कह रहा है कि OIU, ये सारे एनालिसिस इंक्लूड होते हैं कंपनी जब पोजीशन चेक करती है। OIU is undertaking a strategic analysis of its operation। एक कंपनी है जो कि अपने strategic analysis का operations का strategic analysis कर रही है। It has discovered government plans to write new legislation would result in OIU course। ये लोग अब एनालिसिस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो न्यू रूल्स हैं वो हमने अप्लाई करने हैं। विच ऑफ द स्ट्रेटेजिक मॉडल वुड हैव आइडेंटिफाई दिस यूज? कौन कौन से एनालिसिस यूज होंगे? 1 and 2 स्वॉट एंड फाइव फोर्सेस, या फिर 2 and 3 फाइव फोर्सेस एंड पेस्ट, या फिर 1 and 3 स्वॉट एंड पेस्ट, या फिर स्वॉट एंड वैल्यू चेन। जब अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस को डिस्कवर करना है, तो गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन किस में आएंगे? पहला तो वो अपनी पोजीशन एनालिसिस, अपने ऑपरेशन की पोजीशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपना एनालिसिस करना कि हम लोग
ठीक पोजीशन पे या नहीं, तो वो तो एनालिसिस होता है स्वॉट, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। ये तो ठीक है, पहला तो यही हो जाएगा। लेकिन फिर आगे क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन किस में आते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस में। एक्सटर्नल एनालिसिस में, जिसमें ये पता चलेगा कि बाकी फैक्टर्स क्या हैं, जिसके अंदर इकोनॉमी भी आएगी, पॉलिटिकल। गवर्नमेंट किस में आता है, पॉलिटिकल में आता है ना, तो पॉलिटिकल किस में था, पेस्ट में था। तो 1 और 3 होगा, सी चार्ली ऑप्शन। देन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 के अंदर कहा जा रहा है कि HPLC manufacture and sell a range of motorbikes. It is currently analyzing its value chain and is aware that activities can be classified एज ईदर। या तो वो एक एनालिसिस कर रहे हैं, मोटर बाइक्स की कंपनी है जो कि मोटर बाइक्स बाय और सेल करती है। वो वैल्यू चेन अपनी एनालिसिस कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज की, या तो प्राइमरी एक्टिविटीज हो सकती हैं या सेकेंडरी एक्टिविटीज हो सकती हैं। वो कह रहे हैं कि क्लासीफाई फॉलोइंग एक्टिविटीज एज अ प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी है और कौन सी एक्टिविटी सेकेंडरी है। रिसीविंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग रॉ मटेरियल। रिसीविंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग रॉ मटेरियल, ये तो हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन सी वाली एक्टिविटी होगी। पहली एक्टिविटी जो है रिसीविंग वाली, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक होगी। ये तो हमने पढ़ा था ना, इनबाउंड लॉजिस्टिक में होगा कि जहाँ पे हम मटेरियल को लेके आएंगे, स्टोर करेंगे। ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक किसमें आता था, प्राइमरी एक्टिविटी में, तो ये तो अल्फा हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का तो हमने जो प्राइमरी एक्टिविटी थी वहां पे नहीं देखा, तो ये किसमें, ह्यूमन रिसोर्स किसमें था, सेकेंडरी एक्टिविटीज में, जहाँ पे लोगों को हायर करना ETC, तो सेकेंडरी एक्टिविटी होगा। फिर थर्ड, प्रोक्योर परचेजिंग ऑफ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। मटेरियल जब आप परचेज करते हैं, और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, अभी ऊपर भी हमने ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग किया, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज था। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स जो है ना, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर। कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो ये एडवर्टाइजिंग जो होगी, ये सब कुछ किसमें हमने पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट करनी है। ये जो इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज थी उनमें हमने पढ़ा था। ये तो ये प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो इस तरह से आपने ए बी सबके आगे अब पेपर के अंदर MTQ के लिए लिखना है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। Then B options है, Porter's five forces model helps to identify key market forces that may affect its business. For four of these forces are, मतलब उसको कह रहे हैं कि पोर्टर की जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो आइडेंटिफाई करता है कि इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस हैं और वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। चारों में से कंपिटिटिव राइवलरी है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है, ये सब सब हमने पढ़ी थी। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर है। द फॉलोइंग सेंटेंस contain gap which specify one of the porter's 5 forces. H is concerned that number of its customer are choosing purchasing car. वो कंसीडर कर रहे हैं कि उनके बहुत ज्यादा कस्टमर जो हैं कार्स परचेज कर रहे हैं रादर देन बाइक्स। बाइक्स के से ज्यादा कार सेल हो रही हैं। दिस शिफ्ट इन द मार्केट इंडिकेट्स दैट द वन हैज इंक्रीज। तो ये जो शिफ्ट आया है उसकी वजह से एक चीज इंक्रीज हो रही है। सेलेक्ट द फोर्सेस विच अप्रोप्रिएटली फिल द गैप अबव। तो हमने देखना है कि कौन सी फोर्स क्या गैप फिल कर रही है। सबसे पहले, in addition, H and its competitor had a large number of patents relating to manufacturing and design of motorbike. This has effect the reducing of two within the market. मतलब उनके कॉपीराइट जो पेटेंट्स हैं वो भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो कौन सी फोर्सेस हैं, जाहिर है अब मोटर बाइक्स उनकी नहीं बिक रही हैं, तो और ज्यादा पेटेंट्स भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स भी हैं, और ज्यादा लोग भी हैं, तो इट मीन्स के उनके लिए क्या आ रहा है, इंडस्ट्री के अंदर जाहिर है उनकी इंडस्ट्री बाइक्स नहीं बिक रहे, तो सब्स्टिट्यूट थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है सेलेक्ट द फोर्सेस विच अप्रोप्रिएटली फिल द गैप्स अबाउट टू। हमने ऊपर देखना है कौन सा गैप।
ये पेटेंट से रिलेटेड हमने देखना है कौन सा गैप है। पेटेंट से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो पेटेंट्स जो मोटर बाइक हैं वो इफेक्ट करेंगे बिजनेसेस के लिए, तो इंटर टू द मार्केट। तो इसका मतलब यह है कि ये बैरियर, थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स आएगा, न्यू इंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ, क्योंकि इनकी बाइक सेल नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स आएगी और ज्यादा लोग मार्केट में आना शुरू होंगे। चलें, ये तो हमारा चैप्टर 9 था। चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 10 हम स्टार्ट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ से F1 पढ़ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फेलोज को मस्ट शेयर किया करें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 इज बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये इससे बहुत ज्यादा चीजें आपको आगे जाके एसबीएल में भी पढ़नी पड़ेंगी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़नी पड़ेंगी। और दूसरी चीज ये है कि इससे पेपर के अंदर लाजमी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई एमसीक्यूज इसमें से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स और एथिक्स का मतलब क्या होगा वो भी देखेंगे, और अकाउंटिंग एंड बिजनेस। अब बिजनेस और अकाउंटिंग के अंदर भी एथिक्स होते हैं। एज अ स्टूडेंट माइंड में आ रहा होगा कि ये एथिक्स का ताल्लुक बिजनेस से क्या है। बिजनेस भी अगर आप एथिकली नहीं करते, यानी कि उसके अंदर भी फ्रॉड्स वगैरह करते हैं, तो लोग आपके बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके कस्टमर्स नहीं होते। तो आपके सिर्फ ये नहीं है कि आपको खुद एथिकली बिहेव करना है बिजनेस के अंदर, आपके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल बनाए हुए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे यूके के अंदर जो डिफरेंट इदारे हैं उन्होंने आपके लिए बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट जो सोसाइटी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं। जैसे यहाँ पे है उन्होंने आईएफएसी, आईएसबी जो बोर्ड हैं कोड ऑफ एथिक्स के, उन्होंने आपके लिए बनाए हुए हैं डिफरेंट एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि जो आपको फॉलो करना है, आपके बिजनेस में होने चाहिए। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। हर एक चीज अच्छे से होनी चाहिए, तब जाके आपकी कंपनी के जो कोड ऑफ एथिक्स है उनको फुलफिल कर रही है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें ये आपने याद रखनी है। क्या क्या चीजें पढ़नी है ये तो हम इस चैप्टर के अंदर ही देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि एथिक्स हमने देखने, एथिक्स, एथिक्स होते क्या हैं, एथिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स कौन से होते हैं। फिर आपको एथिक्स अगर नहीं आप करते तो एथिकल थ्रेट्स क्या क्या आती हैं, अगर फॉलो नहीं करते उसके लिए सेफ गार्ड्स क्या क्या हैं। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। सबसे पहले वर्ड एथिक्स का आपको पता होना चाहिए, एथिक्स क्या चीज है। हर वो चीज जो आपको ये समझ देती है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, दैट इज एथिक्स। ठीक है, यानी कि जो आपको ये पता समझाती है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो चीज देती है, दैट इज एथिक्स। एथिक्स जैसे अगर लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरीबडी ये चीज कॉमन है कि आपको झूठ बोलना गलत बात है। ये सिर्फ मुस्लिम कल्चर में नहीं है, हर कल्चर में ये है कि झूठ बोलना गलत बात है। तो ये एक एथिक है, यानी कि ये चीज गलत है। तो एथिक इज द सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी कि एथिक्स एक सिस्टम है जो कि आपको बताता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। जैसे हमारे बड़े हमें सिखाते हैं कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे एथिक्स बन जाते हैं, तभी फिर वो सब फॉलो लोग करते हैं, यानी कि वही आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। बिजनेस एथिक्स भी होंगे, बिजनेस के लिए भी कुछ एथिक्स हैं, वो भी हमने देखने हैं। बिजनेस एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स के लिए बिजनेस के जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। वेदर एन एक्शन इज कंसिडर्ड टू बी राइट और रॉन्ग नॉर्मली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, अब कोई भी फैक्टर है वो सही है या गलत है, यानी कि कोई भी चीज सही है या गलत है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि हो सकता है कि वो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हो और मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग हो। तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको गलत लग रही है वो दूसरे के लिए वो गलत हो, या जो चीज आपको ठीक लग रही है वो ठीक हो। उसके लिए आपको देखना है कि क्या क्या फैक्टर होते हैं। सबसे पहले द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आएगा, यानी कि या फिर उसकी रीजंस क्या थी। कॉन्सिक्वेंसेस को आप ये कह सकते हो कि रीजन क्या है उस गलत काम की। डज द एंड जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि लेट सपोज आप उसके उस काम करने की जो रीजन है उसको अगर जस्टिफाई कर सकते हो तो मे बी वो राइट हो। जैसे लेट सपोज मैंने अभी कहा कि चोरी करना
गलत बात। बट कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए उसकी फैमिली मर रही है या लास्ट बिल्कुल मोमेंट पे है भूख से, तो वो उसके पास कोई हल नहीं है, वो कोई उसको काम नहीं दे रहा, कोई कहीं से भी उसको नहीं खाना मिल रहा, तो वो चोरी करता है अपनी फैमिली को मरने से बचाने के लिए। तो इट मीन्स कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर भी हम ये नहीं कहते कि ये चीज ठीक है, बट लोग चोरी करते हैं या लोग गलत बात को अगर जस्टिफाई करते हैं, तो डिपेंड करता है ये डिफरेंट फैक्टर के गलत और सही के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, या फिर मोटिवेशन उसके बिहाइंड क्या थी, क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपको ये गलत काम करना पड़ा, या फिर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ट्रीट अदर एज यू वुड बी ट्रीटेड। दूसरों को वैसा ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि आपको ट्रीट किया जाए। तो प्रिंसिपल तो हमें यही सिखाते हैं। लेट्स से अगर आप किसी को अच्छा ट्रीट करते हैं तो आपको भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। की वैल्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है, सच एज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, लोगों के हकूक की इम्पोर्टेंस होती है। तो ये की वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। जैसे इलिस्ट्रेशन 1 के अंदर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स के अंदर बताया जा रहा है कि यू डिस्कवर दैट अ कोलीग एट वर्क हैज स्टीलिंग फ्रॉम कंपनी, व्हाट व्हाट डू यू डू। लेट्स सपोज आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको पता चलता है कि आपका एक कुलीग है जो कि कुछ कंपनी का कुछ कुछ चीजें छुपा रहा है, आप क्या करोगे? डू यू रिपोर्ट देम टू मैनेजमेंट व्हिच माइट लीड टू डिसमिसल एंड लॉस ऑफ अपनेंट? वो आपका दोस्त भी है। अब यहाँ पे आता है एथिक्स कि आप क्या करोगे। सम टाइम ना एथिकल डायलेमास आ जाते हैं, आप फंस जाते हो कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। आप एक वो एग्जांपल दे रहे हैं बिजनेस एथिक्स की। एक बंदा है, वो अगर कंपनी के अंदर कोई चीज़ छुपा रहा है, तो आपका दोस्त है। अब आपको पता चल गया, आप उसको उसकी रिपोर्ट करोगे या आप उसको उसकी रिपोर्ट नहीं करोगे। मतलब अगर आप रिपोर्ट करते हो तो कंपनी से उसको निकाल दिया जाएगा और आप कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा और आप लेकिन आपका दोस्त आपसे दूर हो जाएगा। बट अगर आप नहीं बताते कंपनी को, तो कंपनी का लॉस हो रहा है और आपका फ्रेंड जो है वो आपके साथ है। तो इट मीन्स कि आप एथिक्स को कैसे पूरा करोगे? डू यू कीप क्वाइट एट अ रिस्क बीइंग पनिश योरसेल्फ इफ योर नॉलेज of the situation later become clear? Do you urge the colleague to confess what they have does? Does it depend on the size of the theft? क्या आप देखोगे कि इसने चोरी कितनी सी की है, छोटी की है या बड़ी की है? या आपको डर होगा कि या आप इस डर से बता भी दोगे कि शायद बाद में पता चले कि इसको भी पता था तो ये भी फंस सकता है। तो बंदा कंफ्यूज होता है कि क्या करे। जैसे अगर $1 पैड ऑफ पेपर और $1000 पीस ऑफ मशीनरी, आप ये देखोगे कि उसने छोटी सी चोरी की है या बड़ी चोरी की है। बात छोटी चोरी की नहीं है, छोटी चोरी या बड़ी चोरी की नहीं है, बात एथिक्स की है, यानी कि गलत चीज की है, गलत या सही की है। डज इट डिपेंड हाउ फ्रेंडली यू आर विद द कोलीग? या फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने फ्रेंड कोलीग से कितना फ्रेंडली हो, तो आप क्या करोगे? तो ये एथिक्स आपको देखने पड़ेंगे। यू कैन सी द एथिकल प्रॉब्लम रिक्वायर मॉरल जजमेंट दैट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। तो आप आगे चल के देखेंगे कि एथिक्स कुछ डायलेमास होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एथिकल डायलेमास होते हैं, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक टाइम में दो तरह की सिचुएशन आ जाती है। The study of business ethics is purely concerned with legal requirement. Is this statement true? क्या बिजनेस के एथिक्स की स्टडी जो है वो कंसर्नली लीगल है, यानी कि लॉज के साथ है? तो प्योरली जो वर्ड है ना, प्योरली मैंने आपको बताया कि F1 की टेस्ट उसको सॉल्व करने का करेक्ट ये यही है कि उसके अंदर वर्ड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम यूज होते हैं। तो प्योरली तो नहीं है कि लीगल के साथ होगा, प्योरली लीगल नहीं है। अच्छा, देन आ जाता है कि एथिकल डायलेमास। एथिकल डायलेमा क्या है? डायलेमा वो सिचुएशन, डायलेमा अब सिचुएशन, डायलेमा वो चीज है जो कि बेसिकली एट अ टाइम आपको दो सिचुएशंस को डील करना है। यानी कि डायलेमा एक प्रॉब्लम है आपको। जैसे अभी अभी ऊपर की बात है कि आप अपने फ्रेंड को बचाओ या कंपनी को बचाओ। अब आप यहाँ पे मिड में क्या फंस गए हो, यानी कि किस तरफ जाओ। तो दिस सिचुएशन इज नाउन एज डायलेमा। An ethical dilemma involves a situation where a decision maker has decided to right or wrong। अब आपको right या wrong का decide करना है, things to do। Example of ethical dilemmas can be found throughout all the aspects of the business operation।
पूरे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर एग्जांपल्स आपको देखनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर अकाउंटिंग इश्यूज हैं तो क्रिएटिव अकाउंटिंग आर बूस्ट आर सप्रेस रिपोर्ट प्रॉफिट। क्रिएटिव अकाउंटिंग वो वाली अकाउंटिंग होती है जो खुद से की जाती है, यानी कि कॉस्ट को कम दिखा दिया, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया, या प्रॉफिट को कम दिखाया ताकि टैक्स कम पे करना पड़े, एक्सपेंसेस को डमी इनवाइसेस बना के, यानी कि फालतू इनवाइसेस, ऐसे ही किसी जो कस्टमर ही नहीं है उसके नाम पे इनवाइसेस बना के प्रॉफिट को लो कर दिया, ताकि या एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। उसकी रीजन ये है कि ताकि टैक्स कम पे करना पड़े। तो ये क्या है, एथिकल डायलेमा। अब डायलेमा कैसे हुआ ये? क्या आपको क्रिएटिव अकाउंटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्रिएटिव अकाउंटिंग करना इज अ रॉन्ग थिंग, प्रोफेशनली ये गलत है। आप क्या करोगे? आप अपने दिल को मुतमईन करोगे, यानी कि आप अपने ज़मीर को मुतमईन करोगे कि हमें ये करना चाहिए, या फिर आप कंपनी के मैनेजर की बात सुनोगे? तो उस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। डायरेक्टर्स पे अरेंजमेंट्स, शुड डायरेक्टर्स कंटिन्यू टू रिसीव अ लार्ज पे पैकेज? अब वो कह रहा है कि ये भी कन्फ्यूजन है कि कभी-कभी डायरेक्टर कौन होते हैं? जो टॉप ऑफिशियल होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, यानी कि कंपनी उन्हीं के हाथ में होती है, मैनेजमेंट जैसे हम कहें। अब वो कह रहा है कि ये डिलेमा है कि कंपनी बुरी चल रही है और स्टिल उस टाइम पे भी आपको लार्ज पैकेजेस शेयर होल्डर को देने चाहिए या नहीं। तो आप डिलेमा में हो, आप इस सिचुएशन में हो कि दूँ देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। नहीं दोगे तो डायरेक्टर आपकी कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ कर देंगे, और अगर दोगे तो कंपनी ही बुरा परफ़ॉर्म कर रही है तो सारा उनको ही पैसा जा रहा है। तो आप एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन के अंदर हो। शुड ब्राइब्स बी पेड टू फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली इन कंट्रीज़ वेयर सच पेमेंट्स आर कॉमनप्लेस? या कुछ मुल्कों के अंदर जैसे रिश्वत दी जाती है किसी काम के लिए, तो क्या वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? या कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिश्वत के बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता। अब आप मजबूर हो सकता है कि जैसे मुस्लिम जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये रिश्वत देना और लेना दोनों गलत बात है। तो ये एक सिन है, यानी कि गुनाह है। तो अब एक मुस्लिम है, वो अगर रिश्वत नहीं देना चाहता, बट जिस कंट्री के अंदर वो है वहाँ पे काम रिश्वत के बगैर होगा ही नहीं। तो वो एक तरफ उसकी वैल्यूज़ हैं और एक तरफ उसका काम है, तो डिपेंड करता है आप डायलेमा के अंदर हो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ये आप लोग आगे जाके F9 के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये जैसे बिटकॉइन्स वगैरह की, या ये जो ट्रेडिंग होती है करेंसीज़ की ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि अंदर से पहले ही अ शेयर प्राइस, ये जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है ना, कल की शेयर प्राइस क्या होगी, वो पहले ही अंदर से छुप के किसी से खबर निकलवा लेते हैं, और अगर किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ रही हो या कुछ, यानी कि अच्छा प्रॉफिट दे रही हो, तो वो पहले ही बाय कर लेते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ अ लीगल क्राइम। मतलब आप ये कह सकते हो कि लीगली ये एक क्राइम है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अगर अगर कोई यूके के अंदर इसके अगेंस्ट प्रॉपर जो इम्प्रिजनमेंट और सज़ाएँ हैं, तो अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, तो अब देखें कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है, बट इनसाइडर ट्रेडिंग के बगैर शायद फ़ायदा भी ना हो रहा हो। तो आप एक डायलेमा सिचुएशन के अंदर हो। फिर प्रोडक्ट इश्यूज़ होते हैं, शुड द कंपनी प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स एट ऑल? देखें कभी कुछ कंपनीज़ प्रोडक्ट जैसे ये गन्स हैं, तम्बाकू, अल्कोहल वगैरह हैं, टीनेजर्स के लिए ये गलत चीज़ें हैं, तो क्या ये प्रोड्यूस करनी चाहिए? लेकिन अगर प्रोड्यूस करोगे तो टीनेजर्स के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप डायलेमा सिचुएशन के अंदर हो। शुड द कंपनी बी कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ ऑन एनवायरनमेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस? आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, जैसे ये पेपर इंडस्ट्री है, वो सारे दरख्त काट के पेपर ही बनाती जाएँगी और वापस उनके अगेंस्ट दरख्त लगाएँगी नहीं, तो एनवायरनमेंट डैमेज होगा। तो आप एनवायरनमेंट को डैमेज करोगे या अपना प्रॉफिट देखोगे? क्या करोगे? शुड द कंपनी टेस्ट इट्स प्रोडक्ट ऑन एनिमल? आपको पता है कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को पहले तो वो करने से एनिमल पे टेस्ट करती हैं, और अगर कुछ उसका हार्म इफेक्ट होता है, यानी कि कुछ गलत इफेक्ट होता है, तो एनिमल्स पे होता है, तो वो मर भी सकते हैं। तो क्या वो करना चाहिए या नहीं? आप एनिमल स्पेशीज़ को तकलीफ दे रहे हो। सेल्स एंड मार्केटिंग इश्यूज़ भी होते हैं जिसके अंदर लोग प्राइस फिक्सिंग और एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के अंदर जाते हैं, तो ये भी एक
इल्लीगल बात है, लेकिन आप प्रॉफिट करने के लिए करते हो, तो आप एथिकल डायलेमा के अंदर हो। इज इट एथिकल टू टारगेट एडवर्टाइजिंग एट चिल्ड्रन? सम टाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एडवर्टीजमेंट चिल्ड्रंस के ऊपर करते हैं, बच्चों के ऊपर करते हैं, जैसे क्रिसमस के टॉयज वगैरह एक्सपेंसिव, तो वो बच्चों को बचपन से ही वो इस काम पे लगा देते हैं। तो क्या ये चीज ठीक है या नहीं? बच्चों को मीडिया से जब तक स्टडीज कंप्लीट नहीं होती या कोई प्रॉपर एज में नहीं आते, दूर रखना चाहिए। तो ये क्या है कि ये चीजें अनएथिकल होती हैं। शुड द प्रोडक्ट बी एडवर्टाइज बाय जंक मेल और स्पैम मेल? समटाइम जंक मेल और स्पैम मेल जो होती हैं वो किसी के सिस्टम के अंदर वायरस लेके जा सकती हैं, तो ये चीजें भी गलत हैं। पर्सनेल एचआरएम, पर्सनेल या एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज, एम्प्लॉयज शुड नॉट बी फेवर्ड और डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फर्क करना, यानी कि कोई आपका जानने वाला है या कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसको हायर कर लो, या आप मेल को नहीं हायर कर रहे, फीमेल को हायर कर लो, किसी रिलीजन से आपको प्रॉब्लम है आप उसको हायर नहीं कर रहे, किसी एज से, किसी डिसेबिलिटी के ऊपर आप, तो ये चीजें आपको एथिकली देखनी है, आप गलत कर रहे हो या सही। कोई लोग कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को ही हायर करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट ऑफर a fair balance of power between employee and employer, मतलब जो कंपनी का ओनर है और जो एम्प्लॉय है उनके दरमियान एक फेयर बैलेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। द वर्क प्लेस मस्ट बी सेफ एंड हेल्दी, हेल्दी और सेफ वर्क प्लेस होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये एथिकल डायलिमास है। बट अब देखो, वर्क प्लेस सेफ रखने के ऊपर लोग जो बिजनेस है उसको कॉस्ट आएगी, तो बिजनेस अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहते, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको एथिकल डायलिमा फेस करना पड़ेगा। आगे ये जो अप्रोचेस टू एथिक्स हैं, ये एक अच्छा खासा लॉन्ग टॉपिक है और एक सेपरेट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं वीडियो एक दो दिन लेट बनाती हूँ, बट मैं वीडियो मस्ट बनाऊंगी। काइंडली जो लोग मेरे चैनल पे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाकी लोगों को भी रिकमेंड किया करें, तो ताकि बाकी लोग भी मेरे चैनल पे आके ये वीडियोस देखें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता या कुछ टॉपिक, तो आप उसको कमेंट्स में बताया करें, मैं रिप्लाई करूंगी। इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज।